हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ रहे हैं, नेता हैं बीजेपी के। आलोक जी बहुत स्वागत आपका। वैभव कुमार जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी बहुत स्वागत आपका। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कपीश जी बहुत स्वागत। साथ ही डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। परमवीर जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। आलोक जी चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे। आरोप विपक्ष ये लगा रहा है कि प्रधानमंत्री राम के दर पर तो पहुंचे हैं, लेकिन डर कर कि जिस तरीके से वोट का प्रतिशत 2 चरण में कम रहा, उस डर की वजह से राम के दर पहुंच गए। देखिए, ज़्यादा वोट परसेंटेज पे तो ये बात समझ में आती है लोगों को कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। कम वोट प्रतिशत पे तो कोई सरकार को खतरे की घंटी का आज तक ऐसा कोई इंगित हुआ नहीं है। तो हम डरेंगे किससे? डरे वो जिसने कुछ किया नहीं हो, डरे वो जिसको जनता लाइक नहीं करती हो। जितना अभूतपूर्व काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और पूरी देश की जनता भी इस बात को जानती है कि जितने कल्याणकारी कार्य में कार्यों की फहरिस्त नहीं गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके चैनल पर बहुत दफ़ा ये चीज़ें डिबेट हो चुकी हैं। लेकिन आम आदमी को, अंतिम पायदान के आदमी तक को जो राहत मिल रही है, उसमें जनता में उत्साह है। जनता ने मन बना लिया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बनाना है, और इसी उत्साह से हम 400 पार की बात कर रहे हैं। और रामलला के दर्शन करना, ये तो हमारे सनातन धर्म के सबसे शीर्ष पुरुष हैं। इनके यहाँ तो हम 100 बार, 200, 500 बार भी जाएंगे तो कम है। तो यहाँ जाने से राजनीति को क्या मतलब है? हमने भव्य मंदिर का निर्माण कराया, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोर्ट के आदेश के बाद जितना भव्य मंदिर का निर्माण हमने कराया वो देश ने देखा। आज वो टूरिज्म का हब बन गया है, और उस टूरिज्म के हब बनने से सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ के इर्द गिर्द के अल्पसंख्यक भाइयों को है, जो वहाँ पर ये पूजा की सामग्री बेचते हैं। जिसकी 200 रुपये की आमदनी थी, वो आज 2000-3000 रुपये घर लेके जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं वत्स साहब कि आखिर 10 सालों में आपने कोई काम किया नहीं, फिर राम के सहारे ही नैया पार लगवाना चाहते हैं। अगर हमने काम नहीं किया तो 12.5 करोड़ शौचालय किसने बनाया? 4 करोड़ मकान किसने बनाया? 40 करोड़ जनता को आयुष्मान कार्ड से मेडिकल लाभ किसने दिलवाया? 21.4 किलोमीटर की रफ्तार से किसने सड़कों और पुलियों का निर्माण किया है पूरे भारत में? 122 एयरपोर्ट का निर्माण कैसे हो गया? हर जगह IT हब और मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गए? मुद्रा लोन के तहत 25 करोड़ लाभार्थियों को कैसे लोन मिल गया? राफेल ला के नभ को मजबूत किया, INS विक्रांत से थल को मजबूत किया, और विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खड़ी कर दी। तीसरे की तरफ बढ़ने की कवायद है। ये कैसे हो गया? ये सारी चीजें कैसे हो गई अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो? किसने किया ये, उसका भी जवाब चाहिए। किसने किया ये अगर हमने नहीं किया तो? ठीक है, वैभव जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है वैभव जी से संपर्क टूट गया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक कपीश भाई आपके पास आते हैं। अगर राम के दर पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो इससे विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कहीं भी जाए। भाई ये तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, विपक्ष को कौन सी दिक्कत पड़ी? नहीं तो विपक्ष ये कह रहा है कि डर के जा रहे हैं। डर के जा रहे हैं या डर के जा रहे हैं ये तो वो जाने, लेकिन हम तो इतना जान रहे हैं कि अगर ये डरे ना होते तो मटन, चिकन और मछली और मंगलसूत्र पर बात क्यों हो रही होती है? पाकिस्तान की एंट्री क्यों करा रहे होते? अपने काम की एंट्री करा रहे होते। जो अभी भाषण दे रहे थे 5 किलो का राशन गरीबों के लिए और अमीरों के लिए शिक्षा, गरीबों के लिए भिक्षा, और 80 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे लाने वाले लोग आज बताते हैं 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी से ऊपर उठा दिया। बता रहे थे कि 5। पहले ये बताइए हमें, ये कैसे 5वीं इकॉनमी है कि जिसके पास
वित्त मंत्री कहती हैं, वित्त मंत्रालय कहता है, आरटीआई भी है और संसद में भी कहता है हाँ। कि हमारे पास 8वां वेतन आयोग लगाने का पैसा नहीं है। हमारे पास 8वां वेतन आयोग लगाने का पैसा नहीं है और ना ही हमारे पास जो है वो पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये खेल कौन रहा है, ये किसके साथ खेला जा रहा है, क्यों खेला जा रहा है, और 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ इन्होंने नौकरी कब दे दी? ये महंगाई डबल डिजिट में क्यों है? 15 लाख करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए जो प्रत्येक लोगों के खाते में आना था आ गया। क्या बनारस टोटो बन चुका है? क्या 2022 में जो है किसानों की आय दुगनी हो चुकी है? अरे इन्होंने तो गंगा जी साफ करने का वचन लिया था, गंगा मंत्रालय ही साफ कर दिया। गंगा जी तो साफ हुई नहीं, ये गंगा पुत्र जो आए हुए थे नरेंद्र मोदी जी। तो मुझे आप बताओ कि इन्होंने क्या किया है देश के लिए? इन्होंने तो देश के लिए कुछ किया नहीं। हाँ, देश को 80% कर्जे में फंसा दिया, ये IMF की रिपोर्ट है। क्योंकि 155 लाख करोड़ रुपए जो है ये ऋण लिए हैं विदेशी बैंकों से। 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख करोड़ लिए और इन्होंने 155 लाख करोड़ लेकर के 200 लाख करोड़ रुपया इस देश पर ऋण कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ना इसरो दिया, ना DRDO दिया, ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दिया। कोई भी चीज तो इन्होंने देने का काम नहीं किया। तो आप मुझे बताइए ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कुछ नहीं दिया। जो IIM बने, जो IITs बनी, जो MNR बना, जो मेडिकल कॉलेज बने, जो आपका एम्स बना, उसमें कुछ की अभिवृद्धि भर आपने की और वो भी अभी बेड हेड टिकट नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताओ कि कहाँ मेडिकल कॉलेज, 10 नाम लीजिएगा, बता नहीं पाएंगे कि कहाँ इन्होंने बनवाने का काम किया है। तो ये जो कहा जा रहा है कि देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, वो गलत है। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं, आप खुद हमें अब एक बात बताओ। नहीं, मुझे ये समझाइए कि क्या देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है या नहीं है दुनिया में? मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि ये झूठ का पुलिंदा है, फर्जी आंकड़ों की इनकी अपनी चीजें चल रही हैं। आप मुझे बताओ ना कि जब अगर आपके पास 5वीं इकॉनमी हो गए हो तो आपके पास पुरानी पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास 8वां वेतन आयोग लगाने के लिए पैसा नहीं। ये कहा गया है, मंत्रालय ने लिखित रूप से दिया है कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप देश की सेना नहीं भर्ती कर पा रहे हो, आपको 4 साल के लिए अग्निवीर भर्ती करना पड़ रहा है। आप ये सोचो कि देश को इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया। इन्होंने सरकारी सेक्टर में 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार में केवल। ठीक है आलोक जी, क्या सिर्फ आंकड़ों का जाल बुन रहे हैं? देखिए, कपिल जी की पुरानी आदत है वर्बल जिम्नेजियम की। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वर्ल्ड रेटिंग ने दिया है, हमने नहीं दिया है। तो ये उसको, और NCBRB का डाटा बताता है कि 2017 के बाद एक दंगा नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान के अंदर, एक भी दंगा। तो हमने एक सुदृढ़ भारत का निर्माण किया। ये जो बात कर रहे थे कर्जे की कि 2 लाख करोड़ का कर्जा, हाँ वो कर्जा है। तो इनके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, जापान का कर्ज सबसे ज्यादा है, USA का सबसे ज्यादा कर्ज है। जो भी डेवलप कंट्रीज होती हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कर्ज लिया जाता है और वो कर्ज इसी तरीके से दिखता है। लेकिन आने वाले समय में जब डेवलपमेंट आती है तो वो कर्ज बिल्कुल बेमानी हो जाता है। तो ये कर्ज लेके हमने कोई खाना नहीं खाया है, ये कर्ज लेके हमने कोई खरीदारी नहीं की है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पे सारा पैसा खर्च किया है। आज आपको दिख नहीं रहा इंफ्रास्ट्रक्चर? अपने गांव से अगर शहर की ओर आते हैं, कौन सी सड़क पर चल के आते हैं, कैसी सड़क पर चल के आते हैं? आज जितनी सुगमता से यहाँ से वहाँ जाने की साधन हुई है वो कभी थी पहले के इतिहास में? हमने अतीक अहमद पैदा नहीं किया, हमने मुख्तार अंसारी पैदा नहीं किया, हमने आजम खान पैदा नहीं किए। ये जरूर है आप में और हम में फर्क। आप लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, हम लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। हमारे और आपके इस लोकसभा की लड़ाई में इतना फर्क है, हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं कि 2, 4, 10 सीट आ जाए तो इज्जत बच जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने का आपका। आप लड़ कितने सीटों पर रहे हैं? 63 सीट पर लड़के आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं और आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। 7 पार्टियों ने मिलकर अलग अलग मैनिफेस्टो देश को दिया है।
आज देश जानना चाहता है कि अगर आप सरकार में आ गए तो कितनी मैनिफेस्टो लागू होगी। कोई 1 करोड़ नौकरी की बात करता है, कोई 30 लाख नौकरी की बात करता है, कोई 3,000 देने की बात करता है, कोई 1 लाख रुपया देने की बात करता है, कोई स्कूटी देने की बात करता है, कोई लैपटॉप बांटने की बात करता है। जब भी अगर लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं कपील जी, तो याद रखिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दिया जाता है देश को। आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहाँ है? कौन सा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आपका? और देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश को मौत का सौदा किया, ये आपको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी मौत का सौदा लड़ रहे हैं। आलोक जी और कपीश जी, अब वेट, वैभव जी आपके पास आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अगर जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, तो इसमें विपक्ष को दिक्कत क्यों होने लगती है? टोपी पहन के बिरयानी खाने वालों को दिक्कत होगी। ये देखो अमर्यादित आसुरी प्रवृत्ति के प्रमाण, आसुरी प्रवृत्ति के प्रमाण कब से आप बोल रहे थे, मैंने बोला क्या? ठीक है वैभव तो जी बोलिए। इतनी मर्यादा रखिए, राम की बात करने वाले इतनी मर्यादा रखते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। देखिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, भगवान के दरबार में वो जाते हैं, वो जाएं, लेकिन उसका राजनीतिकरण ना करें। वो राम दरबार में क्यों जा रहे हैं? चुनाव के दौरान वो इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनको फोटो कवरेज मिले, वो हिंदुओं को कहें कि मैं तो राम भक्त हूं। लेकिन हिंदू कह रहा भाई मेरे बेटे को रोजगार नहीं मिला, मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, महंगाई चरम पे है, तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करने वाले लोग राम के आचरण को तो उतार लें, एक भी जांच नहीं हो रही है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 5वीं अर्थव्यवस्था, अरे 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन आप किससे कंपीट कर रहे हैं? उनको देख लीजिए, 5वीं जिसके साथ हम टक्कर ले रहे हैं, उनकी 28,000 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वहां पे जाके टिकती है। हमारी पर कैपिटा जीडीपी क्या है? पर कैपिटा जीडीपी में हम बहुत नीचे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मोहल्ले में एक परिवार ऐसा है जिसमें 2 लोग कमाने वाले हैं, उनकी इनकम 1 लाख रुपए है, और एक परिवार है कि 20 लोग कमाने परिवार में है और उनकी इनकम 1 लाख है। कौन अमीर है, कौन संपन्न है? तो ये आंकड़ों की बाजीगरी छोड़ दी। सवाल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, अफगानिस्तान की करेंसी भारत से मजबूत है, पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश भारत से ज्यादा आगे निकल गया है, देश पे बहुत ज्यादा कर्ज है 205 लाख करोड़ का। यही ना 2014 से पहले मोदी जी कहते थे देश कर्ज में डूब रहा है, मोदी जी कहते थे उसी देश की करेंसी गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हो। तो ये बताए ना कि करेंसी गिरी है, जो हमने आपको 69 रुपए पे करेंसी दी थी, आज 83-84 रुपए पे हमारा रुपया टिक के जा रहा है। आप बताओ, इस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मोदी जी 2013 दिसंबर में कहते थे कि इतना बड़ा चुनाव होने जा रहा है, सरकार महंगाई का म नहीं बोलना चाहती है। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, महंगाई का म और बेरोजगारी का ब बोल दीजिए, भ्रष्टाचार का भ बोल दीजिए, और अगर हिम्मत हो तो एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए और जेपीसी से अडानी और राफेल की जांच करा दीजिए। हर जांच से वही भागता है जो चोर होता है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा होता है। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है महंगाई और बेरोजगारी से, और ये कह रहे हैं मजामा। अरे मजामा नहीं भाई, गरीब आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है, गरीब आदमी अपना सम्मान बचाने के लिए अपने बेटी बच्चों के शादी विवाह शिक्षा के लिए अपना घर जमीन खेत बेच रहा है। अमीर आदमी अमीर होते जा रहा है, गरीब आदमी और गरीब होते जा रहा है, आर्थिक असमानता की बात हो रही है। ये सारे मुद्दों को छोड़ के प्रधानमंत्री जी कहेंगे रामलला। राम भी उसी को आशीर्वाद देते हैं जो धर्माचरण वाला हो, मंदिर में जाने वाला धर्माचरण वाला हो। ये कोई जरूरी नहीं है, मंदिर में ये जा रहे हैं, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देश की जनता, वो जो 140 करोड़ लोग हैं ना, वो राम के ही बच्चे हैं। राम के बच्चों के जो मूल मुद्दे हैं उसको मत भटकाइए और उनके साथ न्याय कीजिए। इन्होंने अन्याय किया, किसानों को कहा आय दुगुनी करेंगे, आय आधी कर दी, किसानों को कहा एमएसपी का कानून बनाएंगे, धोखा दिया, तो लोगों को कहा कि 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार मिलना था 10 साल में, लेकिन ये मौन है उन मुद्दों पे। तो जनता के साथ मुद्दों पे आप लोग मौन रहते हैं। राम नहीं खड़े होते, राम न्याय करने वालों के साथ खड़े होते हैं, राम अत्याचारी। चलिए वैभव जी अब इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है आलोक जी, आप लोग मुद्दों की बात नहीं करते। देखिए
ये जो एलपी है, राग, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, 2 करोड़ नौकरी, ये पिछले 3 चुनाव से ये राग बजा रहे हैं और ये जनता इस राग को अनसुना कर रही है। दोबारा हम जनता इस बार यही अब आप करेगी। यही करेगी कि आप प्लीज बीच में ना बोलिए। मैंने आपने कहा तो मैं चुप हो गया था। सुन लीजिए। ये राग, अब जनता इस राग को नहीं सुन रही है। जनता जानती है वैश्विक स्थिति, जनता जानती है कि इन कठिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी देश को आगे ले चल रहे हैं। आज सारे डेवलप कंट्रीज डबल डिजिट इन्फ्लेशन में है और हिंदुस्तान 4.25 के इन्फ्लेशन रेट पर चल रहा है। और रही बात, कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं, 2004 जवाब देने दीजिए। 2004 से 2014 तक इन्फ्लेशन का दर 11.2% था। अब मोदी जी के राज में 4.2% है। देखिए, आप आंकड़ों आपका आंकड़ा फर्जी है। आप आंकड़ों को पता से नहीं, आप आंकड़ों को पता कर लीजिए। आप बीच में न बोलिए। मैंने कहा ना, आप और जितने भी इनके नेता हैं, इनके जितने भी नेता हैं, सब किसी न किसी केस में बेल पे हैं। एक भी नेता का नाम बता दीजिए जो शीर्ष का नेता है जो बेल पर नहीं है। राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, सारे शीर्ष के नेता किसी न किसी घोटाले में बेल पे हैं। और अगर आपने हमारे बारे में घोटालों की बात की तो एक घोटाले का नाम बता दीजिए। अगर आपके पास सबूत है तो ले चलिए कोर्ट में। एक घोटाले का नाम बता दीजिए जो हमने किया है इस रेजिम में। बात मत बनाइए। 3,82 अरब डॉलर का घोटाला कांग्रेस ने 60 वर्ष के रेजिम में किया। 3,82 अरब डॉलर का घोटाला आप लोगों ने किया। राफेल की बात करते हैं, मुंह की खानी पड़ी थी, चौकीदार चोर है, मुंह की खानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ा था। अब बात कर रहे हैं, बंद करिए। आप माफी मांगेंगे देश से, जैसे ही सत्ता से जाएंगे तो वो रोक के माफी मांगेंगे। एक और चीज है, एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 था कब, ये समय भी मैं देखना चाहता हूँ कि 400 कब था सिलेंडर का दाम। देखिए, अब मैं आप तीनों वेट कीजिए सर प्लीज। वैभव जी, आलोक जी और कपिल जी को देखने के लिए अपने बेटे को बोल दीजिएगा। अब मुझे परमवीर जी के पास जाना होगा। प्लीज, भारतीय जनता पार्टी अभी 50 वर्षों तक शासन करेगी। ठीक है, 50 वर्षों मैं तक एक छोटे भारतीय से ब्रेक के लिए जनता रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं और परमवीर जी के पास सीधे चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 24 की लड़ाई जो है वो अब राम के द्वार पर आ गई है। परमवीर जी, आपके पास आते हैं। समझना यही चाहेंगे कि क्या वाकई में अभी तक जो हम मुद्दे देख रहे थे जब दक्षिण में चुनाव हो रहे थे तो मुद्दे काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे थे, जिसमें आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा लगा कि हाइप पे हो। अब जब ये चुनाव नॉर्थ में होने जा रहा है, क्या लग रहा है कि मुद्दा वापस सनातन और धर्म और राम पर आ गया? अभिषेक जी, देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो जनसंघ के टाइम से मैंने देखा है, वो राम मंदिर से तो कभी विमुख हुए ही नहीं थे। उनका तो आज से नहीं, बहुत पहले से था। तो ये कह देना कि अभी चुनाव के अंदर वो राम के आ रहे हैं टॉपिक पर, तो ऐसा नहीं है। वो शुरू से इसी तरीके से रहे हैं। लेकिन बीच में जो मुद्दा गौण हो गया था वो जातीय जनगणना वगैरह, ये जातीय आरक्षण का था। और जातीय संघर्ष में शब्द यूज करूंगा। जो जातीय संघर्ष कराने की कोशिश फिर से की जा रही है, वो की इसलिए जा रही है कि मंडल वर्सेस कमंडल का एरा वापस लाया जाए। तो उसके हिसाब से वो सोचे हैं कि बीजेपी को रोक पाएंगे, जबकि 2024 में वो कितना कामयाब होगा उसकी अब बहुत कम संभावना है, क्योंकि लोग समझदार हो चुके हैं यहाँ पर। अब बार बार बात आती है कि देश के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं कि ये सब झूठे हैं। सब ठीक है, आंकड़ा लोग ही बनाते हैं। पता नहीं किसने किस नैरेटिव पे किस सोच का व्यक्ति बैठा उसने आंकड़ा बनाया, उसको नहीं मानते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपने आसपास के जहाँ के रहने वाले लोग हैं ना, हम वहीं के आसपास नजर घुमाते हैं। कहते हैं ना, बारिश पड़ रही है, अखबार में आया कि बारिश पड़ रही है, तो अखबार को मानने से अच्छा आप खिड़की से बाहर झांक के देख लीजिए। मैं जहाँ पर रहता हूँ दिल्ली के पास में, वहां पर देश की पहली रैपिड रेल आ रही है। हमारे यहाँ से देहरादून हरिद्वार जाने के लिए 2 नए सेक्टर पे बन चुके हैं। ठीक है साहब, फ्रेट कॉरिडोर आता है कलकत्ता से लुधियाना तक का।
मालगाड़ी के अलग दो पटरियां चलती हैं, रेलगाड़ी अलग पे चलती है, वो बन चुका है। बिजली की व्यवस्था जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर लगभग 18-19 घंटे आती है। अब इंडस्ट्रीज लगातार नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये इसमें मुझे कोई आंकड़े की जरूरत है ही नहीं। और मुझे जैसे पता नहीं कितने लोग, लाखों करोड़ों लोग हैं जो देखते होंगे अपनी आंखों से। कानून व्यवस्था की बात कीजिए तो अखबार उठाइए, मेरी बात पे मत जाइए कि पहले क्या होता था, पेटी क्राइम की चेन तोड़ना, कुंडल लूटना औरतों के, ये सब काम होते थे, ये ना के बराबर है। तो ये क्या है कि किसी में आंकड़ा बनाया, वो थोड़ी अखबार वालों का, वो नहीं तो उसमें तो विपक्ष के एक अलग आरोप होते हैं ना कि ये लोग तो गोदी वाले हैं, ये तो एक अलग सर्टिफिकेट बांटना होता है ना। तब देखिए बात क्या है, कबीर जी का दोहा है, एक मैं निकाल के ही बैठा हुआ था। हाँ। आप मिले तो दूध बराबर, मांग मिले तो पानी, कहत कबीर तो रक्त बराबर, जो करे खींचातानी। अब आप खींचातानी करके जैसा मर्जी देखिए, आप किसी को पीट कर तो कबूल करवा दीजिए कि भाई ठीक है तुम ये हो तुम वो हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो बराबर है। लेकिन जनता के अंदर सब देखिए, कहते हैं ना एग्जाम से पहले कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी जितना मर्जी हवाबाजी कर ले, जब रिजल्ट आता है तो सब सामने आ जाता है, भैया कितनी तैयारी थी, क्या लिख कर आए पेपर पे। तो वो चीजें लगातार को भी ध्यान करना चाहिए। हम टीवी की डिबेट पर आज कुछ बोल के जा रहे हैं, आज 5 तारीख है, अगली 5 तारीख को भी डिबेट आपके साथ कर रहे होंगे बीजेपी की, तो देखिए आप अभिभावक के सब बैठ के अपना रिजल्ट बता रहे होंगे, भैया ये पाया। तो इन चीजों को देखना चाहिए, जोर शोर से नहीं, सब आंखों से दिखाई देता है। देखिए देश दुनिया के अंदर भारत तक का जमा है, 16 ईरान से छुड़वाए गए हैं, ईरान जिसके आगे अमेरिका का भी करता। कल 16 हमारे जो एक शिप के ऊपर थे, वो पर्सनल क्या नाम पे अपने क्रू था समुद्री जहाज का, वो छूट कर आए हैं, 16 लोग आए हैं वहां, ईरान से छूट कर आए हैं। तो दुनिया के अंदर भारत की ताकत बढ़ी है, और ताकत देखिए साहब, दुनिया के अंदर अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी बढ़ सकती है, अदरवाइज आप जितना मर्जी डिप्लोमेटिक टाइज बनाते रहिए, नहीं बढ़ पाती है। ये चीजें दिखाई दे रही है, जनता समझ रही है इन मुद्दों को, दिख रहे हैं आंखों से ये। और सबसे बड़ी बात, अब जैसे अगर आप राम जी की बात करते हैं, हम एक दौर तो वो भी देखा था जब राम भक्त होने का माने, मतलब जेलों में जब 92 में लोग भरे गए थे, मेरे पिताजी के पास भी है, तो उनके ऊपर सर्टिफिकेट मिलता है जेल से छूटने को, उस पर लिखा हुआ होता था राम भक्ति का आरोप लगा कर जेल बंद रहे। सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास है, वैसे वो बहुत लोगों के पास है। तो अब सब लोग राम भक्त हो रहे हैं, तो ये तो रातों रात तो प्यार कहीं और से बनती जा रही है। वरना आज से पहले होता क्या था, चुनाव से पहले आप जाइए किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में जाइए आप, तो आप सेक्युलर कहलाएंगे, आप सेकुलर कराएंगे। अब आप क्या देखिए, आज भी अब लोग तिलक लगाकर टीवी की डिबेट पे बैठते हैं, ठीक है, त्रिपुंड बनाकर टीवी की डिबेट पे बैठते हैं, ये फर्क है। अभिषेक जी, मुझे इस पे आपत्ति है, ये मान्यवर चाहे जो भी हो राम भक्ति का सर्टिफिकेट बांट सकते हैं, लेकिन त्रिपुंड आपके एहसान पे नहीं। मैं नियमित बाबा का दर्शन करने जाता हूँ और 12 महीने 24 घंटे ये त्रिपुंड रहता है। आप जैसे 2 कौड़ी के जो हिंदू है ना, वो मुझे न सिखाए पहले। देखिए मैं आपके माथे पे लगे त्रिपुंड को नमस्कार करता हूँ। 2 कौड़ी का शब्द इस्तेमाल करने वाला 2 कौड़ी का होता है, 2 कौड़ी का शब्द इस्तेमाल करने वाला 2 कौड़ी का होता है। अरे भाषा पर कंट्रोल कीजिए, भाषा शब्दों की एक गरिमा बनाए रखें कृपया करके। भाषा पे कंट्रोल कीजिए, भाषा पे। 2 कौड़ी के हिंदू ही हो जो त्रिपुंड के, अरे 2 कौड़ी का हिंदू ही होता है, हिंदू हिंदू होता है, नहीं, हिंदू हिंदू होता है, मुसलमान मुसलमान होता है, 2 कौड़ी का कुछ नहीं होता। अपने भाषा पर कंट्रोल कीजिए, शब्दों की थोड़ी डिबेट की गरिमा को बनाए आप रखिए। रिप्लाई कर लीजिएगा। कांग्रेसी जो है ना, लुच्चे लफंगे होते हैं, उस तरीके का व्यवहार मत कीजिए। रिप्लाई आप कर लीजिएगा वैभव जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। खिंचाने वाले बीएचयू में गैंग रेप करते हैं, कैसे वैभव जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा। आपके भी जगजीवन राम के बेटे से शुरू करूंगा तो आपके आंख में आंसू आ जाएंगे। सुरेश राम का फोटो 1965 में प्रदर्शित हो गया था रेप करते हुए। आलोक जी और वैभव जी नीलिमा नाम की लड़की के साथ, इसके बोलिए मत। सर, टॉपिक आपका पे रह बिहार लेंगे। का, आपका वैभव जी, बिहार आलोक का जी, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ पर। वैभव जी और आलोक जी प्लीज, वैभव जी आप रिप्लाई कर लीजिएगा, लेकिन शब्दों की गरिमा बनाए रखें प्लीज। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं। ये मेरे लिए ये तिलक, त्रिपुंड और पूजा आस्था मेरे लिए व्यक्तिगत मामला है, और इस पे जो कमेंट करता है मुझे दुख होता है। आप बोलिए ना, आप शब्दों की गरिमा रखते हो, आप रिप्लाई कीजिएगा। अभी बहुत लोग हैं, आप बिल्कुल रिप्लाई कीजिएगा। जो हिंदुत्व और राम भक्त होने का प्रमाण बांट रहे हैं ना, मैं सर कोई किसी को प्रमाण नहीं दे सकता है, कोई किसी को प्रमाण नहीं दे सकता। आप तो कम से कम, ठीक है, आस्था एक ऐसा विषय है जो हर किसी का अपना है, और हम उस देश में है जहां हमारा अपना अधिकार है। ठीक है, आप उस पर रिप्लाई करिएगा। किसी
एक पुराने कांग्रेसी के नाते कम से कम अपने शब्दों की गरिमा तो आलोक जी रखिए। आलोक जी बात होनी है। आलोक जी इनको चुप नहीं, कराइए। आलोक जी वेट परमवीर जी बात पूरी डिबेट पे कीजिए। बैठने के लिए नहीं मिस्टर परमवीर जी, मैं परमानेंट, आप कभी आ जाइएगा, एनी टाइम 24 घंटे ये त्रिपुंड माथे पे मिलता है। अच्छी रात बात में है। मैं सो के भी उठाऊंगा ना। अरे सुन तो लो चचा, अरे सुन लो, इतना तो गंभीरता, जब शांति से बात हो रही तो काहे भड़क बढ़ा रहे। आप 24 घंटा, मैं रात में सोता हूं तो भी ये पूछता नहीं। तो ऐसा है, अगर आप राम भक्त हैं तो कम से कम ऐसी ओछी टिप्पणी ना करें, ठीक। दूसरी बात हम कर रहे थे पांचवी अर्थव्यवस्था की। अब एक पांचवी वैभव जी पहले अर्थव्यवस्था बात पूरी हो जाने सुनिए। दीजिए, बात पूरी नहीं हुई है उनकी, पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप रिप्लाई कर लीजिएगा। परमवीर जी पर्सन, ये जो बरसाती आता है ना, ये लगाने का ठीक है, ये आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन आप ही के जो पार्टी के लोग हैं, अब आप उस पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे, मैं तो बोलूंगा वहां पर राम को काल्पनिक कहा जाता था। तो बात क्या है, समस्या यहाँ पर है, जो कहा गया कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है। मैंने आपको हाथ जोड़ के प्रणाम किया है, इसलिए किया कि आपके माथे पे त्रिपुंड था, वरना जैसे शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती है ऐसे लोगों के आगे। त्रिपुंड पे कमेंट करने वाला व्यक्ति हाथ जोड़े, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, वो कम से कम हिंदुत्व के विरोधी ही होगा। कमेंट ये त्रिपुंड के ऊपर कमेंट करने वाले लोग ओछी मानसिकता के होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी आपको प्रणाम कर लेता हूँ, लेकिन त्रिपुंड पे, शिखा पे, जनेऊ पे, हमारे आचरण पे कमेंट करके अगर आपकी राजनीति चल रही हो, आपकी दुकान चल रही हो तो आप चलाइए, लेकिन मेरे लिए ऐसे लोग ओछी मानसिकता के ही होते हैं। ओछी मानसिकता का वो होता है जो कभी टोपी लगाता है, कभी त्रिपुंड बनाता है। ओछी मानसिकता का व्यक्ति वो होता है। एक रास्ता आप चुनिए, एक ही रास्ते पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चलिए, बहुत अच्छा काम करिए, बहुत समय तक देश में आपकी सरकारें रही हैं, उस पर काम चलिए। ये गरीबी हटाओ का नारा पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा। मेरा कहने का मकसद ये है, ठीक है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को लेकर के वैभव जी अब बोलिए, अर्थव्यवस्था को लेकर आप बोल रहे थे, और एक बात महंगाई को लेकर के। आप मुझे ये बताइए, गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए कब थे, जरा मैं ये जानना चाहूंगा, 400 रुपए कब थे? 2004, सुन लीजिए, 2004 में, और 2014 में क्या थे? 14 में कितना था? अब नहीं, देखिए ऐसे नहीं, 2014 में कितना था दाम? 410 रुपए। 410 रुपए। आप खरीद उठा के दे। और सब्सिडी कितनी थी उसमें? अच्छा, मतलब गरीब आदमी को सब्सिडी नहीं देनी। अरे सर, मैं वही तो पूछ रहा हूं। कितनी जो आंकड़े हैं इंडियन गैस के मार्च 2014 में 1080 रुपए, अप्रैल 2014 में 980 रुपए, जून 2001 में 905 रुपए क्या एलपीजी सिलेंडर के दाम। जी, कांग्रेसी लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं। घरेलू सिलेंडर की बात करिए सर, ये आदमी को चुप करा दीजिए भाई। नहीं आलोक जी वेट, बड़ा ज्ञान हो जाता नहीं है जब मैं वैभव जी देखिए, उस समय सिलेंडर के जो दाम थे, हाँ सर, 410 रुपए 50 पैसे, उसमें जो सब्सिडी जो मिलती थी 14 किलो 200 वाले। बोलिए अब अभिषेक की बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, बोलिए। ने बहुत अच्छा दिखा। 5 किलो के राशन से दिक्कत है आपको? कपीश जी वेट, वैभव जी बोल रहे हैं, फिर आप बोलिएगा। अरे सर कपीश जी, एक सेकंड वेट कर। सर मैं दिखाऊं एलपीजी के दाम कितने थे? एलपीजी इंडियन के, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सर, 980 रुपए का बिल आता था, 980 का बिल आता था, उसमें 500 रुपए सब्सिडी होती थी। सर फिर क्या ये लॉजिकल बातें कर रहे हैं? वैभव जी बोलिए। अरे सर, मैं भी आपको वही दिखा रहा हूँ, आंकड़ा दिखा रहा हूँ, इंडियन गैस के वेबसाइट पे देख लीजिए। अरे सर, इंडियन गैस के वेबसाइट पे देखिए। इंडियन गैस को आप ऑथेंटिक नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे? वेट कीजिए वैभव जी बोल लीजिए, कपीश जी सुन लीजिए। अरे सर, आपको भी पता है। 10 kg सिलेंडर एंड द हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट बिहाइंड द करेंट टैक्स। अरे सर, सब्सिडी कहाँ चली गई? अरे सब्सिडी को तो मानेंगे ना। सब्सिडी का भी कोई चीज होती है? मोदी कहाँ से दे रहा है? सब्सिडी सर अच्छा जाएगा। कपीश जी वेट सर, वैभव जी बोलिए। कपीश जी वेट, वैभव जी बोलिए।
देखिए, उसके लिए गेट हो मैं गया। ये कहना चाह रहा आज कितना सब्सिडी की है? अरे सर, आज सब्सिडी 80 रुपए मिल रही है, उस समय 500 सब्सिडी मिलती थी। वो 200 रुपए आज क्यों 80 रुपए मिल रही है सब्सिडी, उस समय 500 सब्सिडी थी। बात तो वही है। और ये तो 2 लाख करोड़ रुपए का अनाज बांट रहे हैं हमारे और आपके अरे सीने कपीश पे जी, बैठ के। वेट ये सर। कौन है? ये कैसा कर रहे हैं? 34,000 करोड़ रुपए केवल आप एलपीजी सिलेंडर पे देते थे। कपीश और जी, आज वेट, आप अभी वैभव जी को 3 सुन तो लाख लीजिए सर। आप राशन पे बांट रहे आपके हैं। आपके सर, सारे यही आंकड़े दिक्कत बेमानी है। है। जब सच बोल दो तो यही दिक्कत होती है। वैभव जी, आपके वैभव जी सारे बोलिए। आंकड़े बेमानी है। आप मोदी मीडिया का एंकर हो। देख अरे, लीजिए, मैं इसी पे ताकि सर्टिफिकेट बंटना शुरू हो जाएगा। अतीक देख, अहमद कपीश भाई ठीक है, अहमद के साथ कोई बिरयानी बात नहीं। खाइए, मुख्तार अंसारी के साथ बिरयानी आप खाइए ही के और सहयोगी है बनाइए। वैभव जी, हम क्या करें? आप ही के सहयोगी हैं। को भी चुप करा और दीजिए, एक कोई बात आदमी नहीं, के अगर केवल कबीर जी के 34,000 आप ही के सहयोगी। कपीश भाई वेट सर, कपीश भाई, अरे सब्सिडी क्यों नहीं दिखाई देगी सर? वो किसके पैसे होते हैं? सब्सिडी वाले पैसे किसके पैसे होते हैं? मैं टैक्स भरता हूं, उसके पैसे होते हैं। सर वेट, अब रुक जाइए। और सर्टिफिकेट तो प्लीज मत दिया कीजिए सर, हो गया, वो बहुत पुराना हो गया, वो बहुत पुराना हो गया ढर्रा। सब्सिडी जो ये सर्टिफिकेट है ना, हार्ड कॉपी दीजिएगा, घर पे फ्रेम करवा के रखूंगा। हार्ड कॉपी दीजिएगा सर, सिर्फ शब्दों से नहीं, हार्ड कॉपी दीजिएगा, फ्रेम करवा के रखूंगा। ठीक है, अब सुन लीजिए। अब अरे वैभव जी को सुन लीजिए। अरे प्रभु, आप ही के सहयोगी हैं, सुन लीजिए उनको भी, उनको भी सुन। आप ही के सहयोगी हैं। अरे सर, आप ही के सहयोगी हैं, सुन लीजिएगा। वैभव जी बोलिए। अभिषेक जी, ऐसा है कि 5वीं अर्थव्यवस्था की बात चली थी, तो हमसे यूके पिछड़ा है, वो 6वें नंबर पे है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात देख लें धरातल में, वो है क्या कि नंबर तो 5वां आ गया, लेकिन जो यूके का पर कैपिटा जीडीपी है ना, वो 51,000 यूएस डॉलर है और हमारा 2700 यूएस डॉलर। तो इतने से पता चलता है। मैं आपको बता रहा था कि मोहल्ले में अगर 2 परिवारों का कंपैरिजन किया जाता है कि एक परिवार में 2 ही लोग हैं और 1 लाख रुपए दोनों मिलकर कमाते हैं, और एक परिवार में 5 लोग हैं 20,000 कमाते हैं, तो नंबर 1 नंबर 2 वाली बात तो ऐसे चलने लग जाती है। तो वो जो 2 लोग वाले हैं, तो यूके अभी भी हमसे ज्यादा समृद्ध है। ये मत कहिए कि यूके हमसे पिछड़ गया, हम यूके से ज्यादा अमीर हो गए। ये जो वाहवाही वाली चीज है ना, जो आंकड़ों की कारीगरी है बस। अब आ जाते हैं गैस सिलेंडर पे। भाई साहब, मान लिया जो सब्सिडी और सब बातें कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी वही 410 रुपए का सिलेंडर लेके विद सब्सिडी, जो आप सब्सिडी भी बता रहे हैं, उसको लेके कहती थी बहुत महंगा है। आज वो महंगा है या नहीं? मेरा सवाल ये, 70 रुपए का पेट्रोल को लेके रोना रोते थे कि बहुत हो गया महंगाई, बहुत महंगा पेट्रोल है। आज 100 रुपए है, वो महंगा है या नहीं है? उस पर भी कहेंगे सब्सिडी है। बिजली का बिल 3 से 4 गुना बढ़ गया, वो भी महंगा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे महंगाई मुद्दा नहीं थी, लेकिन महंगाई आज भी मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं वही चीज आपसे समझना चाहूंगा। आप देखिए, बिल्कुल आप पूरी कीजिएगा, मैं इसी में ऐड कर रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात तो सुनिए। उस समय स्मृति ईरानी अगर 50 रुपए गैस सिलेंडर के दाम बढ़े तो रोड पे नजर आती थी, राजनाथ सिंह रोड पर नजर आते थे। आप नहीं नजर आ रहे हैं, दिक्कत यही है सर। आप भी बैठिए ना सर, रोड पे सिलेंडर लेके बैठ जाइए, क्या दिक्कत है? एयर कंडीशन से निकलेंगे तो मैं फ्रिज यही खराब कह हो रहा हूं जाएगा। सर, आप भी रोड पे बैठिए ना। एयर स्मृति कंडीशन ईरानी से आज सत्ता में, उनको क्यों वैभव जी दिखेगा? का क्रीज खराब हो जाएगा कुर्ता का। सीनियर आदमी है, थोड़ा सा मौन हो जाइए अपने टर्म में वैभव जी, बोलिएगा। स्मृति ईरानी आज सत्ता में है, मैं वो क्यों इस पे विरोध करेंगे? अरे आप सवाल विरोध नहीं, कीजिए। अभिषेक जी, आप सवाल नहीं कर रहे, जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं नहीं, जवाब आपका नहीं सवाल दे रहा हो गया, हूं। मैं मैं बोल रहा आप ही हूं। से कह रहा हूं, आप सत्ता में मैं उतरिए, क्या आप बोल सड़क पे रहा हूं? उतरिए तो सर। अभिषेक का मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। थैंक यू सर, लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूं कि आप सड़क पे उतरिए। कपीश भाई, मैं कह रहा हूं सड़क पे उतरिए। कपीश भाई, कपीश भाई, थोड़ा सा बोलने दीजिए सर, वो मैं डिसाइड कर लूंगा कपीश भाई, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, सड़क पे उतरिए सर। देश में अगर ये दिक्कतें हैं, सड़क पे उतरिए, मैं यही कह रहा हूं। कपीश भाई, ऐसा है अभिषेक भाई, आप घर के लिए काम करो, वेतन निकालना है आपको। कपीश भाई, ये जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन तो फिर चीजें ही बदल जाएंगी। चलिए ठीक है, वैभव जी बोलिए।
वैभव जी बोलिए। आप अभिषेक जी जब रिवाइंड करके अपना वीडियो सुनेंगे ना, तो जितना मैंने बोला है लगभग उससे 30 से 40% आपने भी बोला है। तो सवाल छोटा होता है कि बड़ा होता है? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आप सड़क पे उतरिए। अरे आपका 20 बार आप सड़क पे उतरिए कह चुके, मैं एक बार जवाब नहीं दे पा रहा और 20 बार एक ही चीज रिपीट बोलिए, नहीं हूं मैं। बोलिए बोलिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, आपका जवाब सुनिए। बोलिए बोलिए। सड़क पे उतरिए। उस टाइम सड़क पे उतरने का धारा 144 नहीं लगा देते थे हम लोग। हमारी सरकारें थी, आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार था। आज धारा 144 लगा देते हैं लोग। पूरे राज्य में किसानों के प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली के रास्ते में कीड़े डाल दी जाती हैं। प्रोटेस्ट होने देते हैं आप क्या? लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। किसानों का आंदोलन हो रहा था, गांव गांव पुलिस को भेज के सबके ट्रैक्टर के नंबर नोट किए गए और कहा कि अगर आप आओगे तो इसको सीज कर देंगे। इस तरीके की हिटलर शाही कभी हुई नहीं। और सवाल अब वो नहीं है कि स्मृति ईरानी सड़क पे आई। सवाल बड़ा ये है कि स्मृति जी 410 के सिलेंडर पे सड़क पे होती थी, लेकिन आज मौन है। उसके बाद एक बड़ा सवाल और है कि चाहे विपक्ष के लोगों को आपने प्रोटेस्ट करने दिया या नहीं, लेकिन जनता कह रही है विपक्ष के लोगों को आप बोलने नहीं दे रहे हो, ये तानाशाही है। और हम देख रहे हैं कि 400 का सिलेंडर 1200 हो जाता है, उस पे कोई मीडिया वाला बात नहीं करता कि 1200 क्यों हुआ। लेकिन 100 रुपए अगर घटाते हैं तो मीडिया वाले ताली थाली बजाने लगते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 400 का सस्ता था, 1200 का महंगा है, इसलिए जनता एकजुट है। और जनता जब एकजुट हो रही है तो सरकार को दर्द हो रहा है और वो उलझुल मुद्दों को ले जा रही है, कपीश भाई बोलिए, को भड़काने का काम कर रही है। कपीश भाई बोलिए। और जनता एकजुट होकर इस सरकार को बदलेगी, लिख के ले लीजिए। बदलाव के लिए ये सरकार है, इस बार बदलाव जरूर होगा। सरकार बदलनी है, जनता का नारा है। ठीक है, कपीश भाई बोलिए। अभिषेक भाई, सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी बड़ी बेरोजगारी है और जितनी ज्यादा महंगाई की चोट है, ये सबसे ज्यादा सनातनियों पुरातनियों पर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा संख्या में। जो शिक्षा महंगी थी, स्मृति ईरानी जी ने मानव संसाधन मंत्रालय रहते हुए, आज आप अपने बच्चे को अगर प्राविधिक या तकनीकी शिक्षा देने जाते हो तो बिना बैंक के लोन दिए नहीं जा सकते हैं। और ये हकीकत है। आज आप बेरोजगारों के बीच में जाकर के देखिए, जहां आप लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां जनता स्वयं उतर जा रही है बेरोजगारी के नाम पर। विपक्षी दलों की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको तो आप इको गार्डन में ले जाके बैठा दोगे और वहां कोई मीडिया कवरेज नहीं होगा। वहां बहनों का बाल छिड़वाया, बहनों ने बैठी लाठी डंडे खाए भर्ती हुई, कोई गया था मीडिया कवरेज करने? क्योंकि वो इको गार्डन के अंदर अब होता है। अब रोड आप जाम नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपके पास लाठीचार्ज है, कील है, बेस है और 450 किसानों की शहादत है। आपके सामने पूछा आपने कभी कि 450 किसान कभी शहीद हुए? 750 किसान कभी शहीद हुए थे? और उस पर भी जब मन ना भरा हो तो इसके एक मंत्री के उकसावे पे उसके पुत्र ने 5 किसानों की हत्या कर दी कार गाड़ी चढ़ा करके। तो आप सोचो कि देश तानाशाही के ग्रोह पे गुजर रहा है। अरे आप तो मान लो ठीक है, वेतन के लिए करो काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात की हकीकत है कि आप अपने बच्चे को जब शिक्षा देने जाओगे, आप सिलेंडर खरीदने जाओगे, आप राशन लेने जाओगे, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई का स्तर कहाँ है। तो इस बात की चोट सब पर है। और हम आप कवरेज करें ना करें, हमारी आवाज जनता तक आप लेकर जाओ ना जाओ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि महंगाई को आप छिपा नहीं सकते, बेरोजगारी को आप छिपा नहीं सकते, महंगी शिक्षा को आप छिपा नहीं सकते। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं। आप स्वयं देखिए कि जो इन्होंने कोलेटरल फ्री लोन लेकर के आए, क्योंकि मैं तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों का वकील भी हूं और मेरे को ये सारे कामें होते हैं, इसलिए हमको अंतर उसमें डार्कनेस में नहीं रख सकते। जो मुद्रा लोन ये लेकर आए थे वो 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का था, लेकिन 99.9% लोन सिर्फ 10,000 से 50,000 रुपए के बीच का हुआ और जिसमें से 5 लाख करोड़ रुपए एनपीए हो गया। ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? फ्रॉड। सुन लीजिए फ्रॉड किया। डंके के चैलेंज पर कह रहा हूं कि क्या फ्रॉड किया। इन्होंने जो टर्म लोन था, जो कमर्शियल लोन था, जो गृह लोन था, आवासीय लोन था, सबका कोड चेंज करके एक कोड कर दिया
ताकि जो पुराने से भी चले आ रहे लोन हैं, जो सही चल रहे हैं, वो एनपीए उसके मिल जाए तो वो प्रोजेक्शन ज्यादा ना जाए। और इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया अपने चुनिंदे 22 पूंजीपतियों का माफ करने का काम किया। ठीक है, और अब आज इसका भी जवाब देश ले के लीजिए। किसान को आलोक जी। मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का लोन है। और ठीक है, 1 अब लाख इसका जवाब ले। किसान परमवीर जी आता हूं, क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास ही आऊंगा। आलोक जी, एक तो आप लोग क्या प्रोटेस्ट ही नहीं अब करने दे रहे हैं कि अब विपक्षी दल सड़क पे ही नहीं उतर पाएगा? ये कैसा चला रहा है सर? आपने लोकतंत्र को ही मार दिया। ये अब आप सवाल ये थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष है। अरे सर, अब तो आप- मैं अब अरे आप- सर, अब आप ही आप- कैसे अब जरा अरे यार जरा चुप हो जाओ यार। आप सुनते नहीं है वैभव जी, आप सुनते नहीं। मैंने यही कहा कि सिलेंडर जिस टाइम में 2014 में 1000 रुपए में मिल रहा था, 500 आप सब्सिडी दे रहे थे, आज 80 रुपए सब्सिडी मिल रहा है। नहीं, वो चीज आपको सुनाई नहीं दिया होगा। मुद्दे पर भटकाइए नहीं। नहीं, मैं भटकाता ही नहीं हूं सर। आप देखिए, दरअसल बात मैंने की है। अब इसका जवाब तो ले लीजिए, समय निकल जाएगा, इसका जवाब तो ले लीजिए। धारा 144 लगा देते हैं आलोक जी। अरे सर, अब इसका जवाब तो सुनो। अभी नहीं सुनना चाहती, अब इसका जवाब तो लेने दीजिए। अरे वैभव जी, कपीश जी आरोप लगाए, उसका जवाब तो लेने दीजिए सर। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। कौन सवाल है? नहीं। अरे चुप आप तो हो जाइए। डायरेक्ट सर, मेरा अरे वाला काम चुप आप तो हो कीजिए। जाइए। डायरेक्ट आप बोलिए क्या सवाल पूछना है सर, आप ही पूछ लीजिए। शायद मुझे सवाल ना पूछना, आप ही पूछ लीजिए। मैं यही पूछ रहा हूं कि धारा 144 आप लोग क्यों लगा देते हैं, सड़क पे विपक्षियों को उतरने नहीं देते हैं? और क्या आपका यही था? अच्छा मतलब गजब अब शांत हो जाओ यार। मतलब गजबे हाल है। क्या शांत हो जाओ, सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, शांत हो जाओ। आलोक जी बोलिए। ऑक्सीजन मिल जाएगा। सुन लीजिए। अरे कपीश 10-5 भाई सीट जवाब मिल दीजिए, जाएगी। समय निकल जाएगा, जवाब अरे दीजिए। घबराइए मत, 10-5 सीट मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा। सर्वाइवल का बात है आप लोगों के लिए। अब सुन लीजिए बात। कपिल जी बहुत ज्ञान बांट दिया आपने। वैभव जी, मैं क्या करूं? आप सुन लीजिए कपिल जी, आप चुप होइए। आपके सहयोगी आप अब जवाब कपिल नहीं जी लेने चुप देते होइए। हैं। हम आप क्या लगातार बोले जा करें? रहे भाई हैं। आरोप लगाते। कपीश भाई अनर्गल सुन लीजिए, बातें। जवाब तो ले लीजिए सर। मैं कपील भाई से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि लोहिया के समाजवाद में कि किस पृष्ठ पे लिखा हुआ है कि बाप के बाद बेटे को उसका अध्यक्ष बना दो, और जब सरकार में आओ तो 34 अपने परिवार के लोगों को काबिज करा दो। कपीश भाई ऐसे, अरे सर जरा मुझे इस बात का जवाब दे दें। अरे कपीश जरा इस बात का जवाब दे दें। अब तो बत्ती लग गई, अब तो दौड़ोगे आप, अब तो बत्ती लग गई। और ये परिवारवाद 6 दशक से खाऊ पूजन कर रहे हैं वैभव जी। ये क्या बोलेंगे? और ये कह रहे हैं हमने 144 लगा दिया तो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी कैसे नाप गए? न्याय यात्रा में 1200 किलोमीटर कैसे नाप गए? अगर हमने 144 लगा दिया तो किसी के फिर वैसे में ठीक है। आलोक जी, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं, धारा 144 लगा देते हैं। अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करने देते हैं तो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी कैसे चल लिए? 1200 किलोमीटर न्याय यात्रा में कैसे चल लिए? ये भाड़े की भीड़ से चल सकते हैं, जनता के भीड़ से नहीं चल सकते हैं। जनता की भीड़ नरेंद्र मोदी के साथ है। भारत का नागरिक नरेंद्र मोदी के साथ है। आपको भीड़ नहीं निर्धारित होता है, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, समय निर्धारित होता है। आप नहीं बहा सकते। फाइनली कपीश जी, आलोक जी, वैभव जी अपडेट। परमवीर जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहेंगे, आप बोलना चाह रहे थे। एयर कंडीशन से बाहर मत निकलिए। क्या राम फिर से मध्य में आ गए हैं? ठीक है वैभव जी और कपीश जी, अब 3,82,000 ठीक है। आलोक जी एक स्कैम गिनाऊं, ठीक है। वैभव जी वेट, परमवीर जी क्या फिर से राम मध्य में आ गए हैं? वैभव जी वेट सर, वैभव जी वेट। शब्दों की शालीनता रखिए, नहीं तो बकिया उधेरना अरे मुझे भी आता है। वैभव जी वेट, अब ठीक है। परमवीर जी जल्दी से। अभिषेक जी, राम तो देखिए सदा से यहीं पर थे और यहीं पर रहने वाले हैं। ये बाकी जिसको आना जाना हो चलता रहेगा, लेकिन बात क्या है, अराजकता फैलाना। ये देखिए अराजकता फैलाना। अरे कपीश भाई सुन तो लीजिए, आप अपने समय में तो बोल चुके हैं सर, उनको तो बोलने दीजिए। फिर ऐसे नहीं होता कपीश भाई, ऐसे नहीं होता है, आपको भी पता है सर। बोलने तो दीजिए प्लीज कपीश भाई। ये देखिए अभी विपक्ष में है, अभी तो इनके ऊपर धारा 144 का वो है कि नाटक है, तब इतनी अराजकता है। अगर अराजकता हो सर फोड़ेंगे ये लोग, और वो होता रहा था।
ये वही इसी वजह से डेमोक्रेसी खतरे में दिखाई देती है कि भाई हम जिसका चाहे सर फोड़ सके, हम गला दबा के बोले कि तो चुप रहेगा तो चुप रहेगा। देखिए, ये बोलने ये परमवीर भाई, आपसे ये उम्मीद थी कि आप इस बात को जरूर मानते कि किसानों के लिए जो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया वो अनुचित था। मुझे आपसे ये भारतीय जनता वैभव जी देखिए ऐसे बीच सर ऐसे में तो फिर अरे वैभव जी हर किसी का अपना अपना मत होता है यार, आपके हिसाब से मत थोड़े ही कोई दे देगा। नहीं, मेरे हिसाब से मुझे मैंने कहा उम्मीद थी, मैंने ये नहीं कहा वो जो बोले वो बोले, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि देश हित में अरे सुन तो चलिए देखिए ऐसे में बिल्कुल मैं बार बार कह रहा था कि समय निकल जाएगा ऐसे में। भारत का जनता उतार कर कौन सा झंडा लगाया गया था और आप बात करते हैं कि इनको हम दिल्ली कूच करने दें, कतई नहीं करने देंगे। चलिए ठीक है वैभव जी, कपीश जी, परमवीर जी और आलोक जी, बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।